हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग 12 से 14 अगस्त 3 दिन का करंट 12, 13 और 14 अगस्त का करंट एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। बाकी हम लोग जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो एज यूजुअल पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप का यूजर लिंक दिया हुआ है यहाँ पे। बाकी जो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन है उसमें भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ये आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ और इसके अलावा इसके पहले जितने भी वीडियोस हुए हैं करंट अफेयर्स के सबका पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा जो मंथली मैगजीन्स है, मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं वो भी आप चैनल पे देख सकते हैं। मैगजीन्स आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल, ठीक है, स्टार्टअप का टाइम चल रहा है काफी ज्यादा, तो ये फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है आपके पास मुंबई, पुणे, गुरुग्राम और तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये जो इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 है ये बेंगलोर में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये इसका दूसरा संस्करण है। ठीक है, इसके पहले भी एक संस्करण हो चुका है। ये दूसरा संस्करण जो हो रहा है ये 10 से 12 अगस्त 2023 के बीच में हुआ है और ये जगह का नाम है मुद्दनहल्ली, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में एक जगह है मुद्दनहल्ली, वहां पर ये आयोजित किया जा रहा है और इसका जो थीम रखा गया है वो है इनोवेशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। ठीक है, ये इस वर्ष के जो स्टार्टअप फेस्टिवल है उसकी थीम है इनोवेशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। बाकी इस आयोजन के दौरान ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, फिनटेक, ठीक है, उसके बाद से ग्रामीण नवाचार, एग्रीटेक यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी और फिनटेक मतलब फाइनेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, खाद्य तकनीकी, फूड टेक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी। इन पर भी नए नए तकनीकी जो है एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, इन सबके डेवलपमेंट की बात की जाएगी ताकि इन क्षेत्रों को भी क्या किया जाए, तकनीकी से जोड़ा जाए और उनको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके। ठीक है, स्टार्ट कर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आरबीआई ने यूपीआई लाइट, ठीक है, यूपीआई लाइट के लिए प्रति लेन देन की सीमा को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? ठीक है, आपको बताना है। अभी आरबीआई ने ये लिमिट बढ़ा दी है यूपीआई लाइट के लिए। बढ़ाकर कितनी की है? 300, 400, 500 और 600। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये यूपी लाइट की जो सीमा है आरबीआई ने, पहले ये सीमा 200 रुपए होती थी, इस 200 रुपए को बढ़ा के 500 रुपए कर दिया है। जो मौजूदा सीमा थी वो आपकी 200 रुपए की थी, इसको बढ़ाकर ये 500 रुपए कर दी है। ये डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। आरबीआई भी इस दिशा में बहुत ज्यादा काम कर रही है और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो पेमेंट हो हमारे वो क्या हो, डिजिटली हो। इसी की बेसिस पे इन्होंने ये इसकी मौजूदा सीमा 200 रुपए से बढ़ा के 500 रुपए कर दी है। ये यूपीआई लाइट जो है एक ऑन डिवाइस वॉलेट है, मतलब मोबाइल फोन वगैरह जैसे आप यूज करते हैं वो ऑन डिवाइस वॉलेट है, जिसे यूपीआई पर छोटे मूल्य के लेन देन की गति बढ़ाने के लिए सितंबर 2022 में पेश किया गया था। ये सितंबर 2022 से चल रही है। ठीक है, और पहले इसकी सीमा 200 रुपए की थी, अब इसकी सीमा बढ़ा के 500 रुपए कर दी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन और अन्य इलेक्शन कमीशन विधेयक 2023 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन और अन्य चुनाव आयुक्त, अन्य इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। ठीक है, आपको बताना है ये समिति में निम्न जो लोग हैं इनमें से कौन जो है वो इस समिति का सदस्य नहीं होगा। ऑप्शन है आपके पास प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री द्वारा एक नामित कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और चौथा भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो जो नया विधेयक आया है उसके आधार पर जो चयन समिति बनेगी उस चयन समिति के भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं इसके पार्ट नहीं होंगे। प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और उसके अलावा प्रधानमंत्री जो एक कैबिनेट मंत्री को नामित करेंगे, इन 3 लोगों से मिलकर एक समिति बनेगी जिसकी रिकमेंडेशंस के बेसिस पे जो है चीफ इलेक्शन कमीशन और अदर इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति होगी। ठीक है, ये विधेयक जो है वो राज्यसभा में पेश किया गया था। प्रस्तावित किया गया है कि इसका जो नियुक्ति है इनकी, ये एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये चयन समिति में कौन कौन लोग होंगे? ये होंगे, एक्चुअल में ये मुद्दा कहाँ से आया है, अभी जो है मार्च में एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। ठीक है, इसी इलेक्शन कमीशन को लेकर एक फैसला दिया है जिसमें उन्होंने बोला हुआ था कि जो इनकी नियुक्ति है, ठीक है, जो सीईसी और ईसी की नियुक्ति है, ये प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश वाले चयन पैनल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया था कि आप एक चयन समिति बनाइए जिसमें आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी लेना है। तो उसी फैसले के विरोध में जाते हुए ये या फैसले को जो कानून देने का रूप देने के लिए एक सरकार ने नई समिति जो है वो
विधेयक के द्वारा जो है प्रस्तुत की है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश की जगह इन्होंने एक कैबिनेट मिनिस्टर रखा हुआ है जिसको प्रधानमंत्री नामित करेंगे। ठीक है, और ये अभी तक जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती है ये सरकार की सिफारिश पर होती है, राष्ट्रपति द्वारा। अभी जो है सरकार जिसको बोलती है उसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा अगर स्वीकार कर ली जाती है तो नियुक्ति हो जाती है। अभी तक किसी चयन समिति की बात इसमें नहीं थी, ये पहली बार है कि चयन समिति के थ्रू अब जो है इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति होगी। और इनकी नियुक्ति जो होती है वो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत की जाती है। जब आप संविधान देखेंगे तो उसमें अनुच्छेद 324 से 328 के बीच में चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्तों के बारे में प्रावधान दिए हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने अदालत परिसर में, मतलब सुप्रीम कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में अगर आपको जाना है, मैं प्रवेश के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, आप ऑनलाइन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के द्वारा आप सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश कर सकते हैं। उसके लिए आपको पोर्टल लॉन्च किया है, उस पोर्टल का नाम बताना है। ऑप्शन है प्रवेश, सुस्वागतम, सुविधा और आगमन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये सुस्वागतम नाम से एक पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से क्या कर सकते हैं आप प्रवेश के लिए जो है उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, सुस्वागतम जो है लॉन्च किया है, यह आगंतुकों, जो आगंतुक हैं, वादियों या लिटिगेंट हैं, जो एडवोकेट्स हैं, न्यायिक कानून क्लर्क जो हैं, कर्मचारी हैं, मामले में पक्षकार हैं, जो पिटिशनर्स हैं, पत्रकारों को इलेक्ट्रॉनिक पास के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति देगा। ठीक है, ये मुख्य न्यायाधीश द्वारा ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। ठीक है, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की सुविधा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज, एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज, जिसको नाम दिया है एडेक्स। ठीक है, और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क, एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। ठीक है, ADFM की जगह ADMF होना चाहिए था, इसको ADM और F, ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है आपके पास पंजाब, बिहार, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये तेलंगाना राज्य द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज, जिसको एडेक्स बोल रहे हैं, ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये क्या है, एडेक्स को कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित किया गया है। यह राज्य सरकार, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भारतीय विज्ञान संस्थान, ठीक है, इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट के बीच में जो है एक सहयोग के द्वारा बनाया हुआ है। परियोजना के चरण 1 में एडेक्स प्लेटफॉर्म क्या करेगा, वर्तमान में खम्मम जिले में तैनात किया जाएगा। यह कृषि डेटा उपयोगकर्ताओं और कृषि डेटा प्रदाताओं के बीच डेटा के सुरक्षित मानक आधारित आदान प्रदान की सुविधा जो है वो प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एडेक्स के बारे में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में सरकार ने लोकसभा में निम्न में कौन सा विधेयक पेश नहीं किया है। सरकार ने आपको विधेयक बताने हैं। एक पहला है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 और भारतीय न्यायिक साक्ष्य संहिता 2023। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये इस नाम से सरकार ने कोई भी जो है बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया है। भारतीय न्यायिक संहिता 2023, न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य विधेयक, ये जो है 3 विधेयक सरकार ने जो है वो लोकसभा में प्रस्तुत किए हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा ये विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं। ये जो भारतीय न्याय संहिता है, जो भारतीय दंड संहिता थी 1860 की, ठीक है, जो अंग्रेजों के जमाने की चली आ रही थी, उसका स्थान लेगी ये। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा जो है 2023, ये आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम का स्थान लेगी। और भारतीय साक्ष्य विधेयक जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगी। तो ये जो तीनों कोड जो थे, अधिनियम थे, ये अंग्रेजों के जमाने के बने हुए थे और अब इन सबों को क्या है प्रतिस्थापित करके नए विधेयक लाए गए हैं। ठीक है, बाकी जो भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 है, इसके अनुसार मॉब लिंचिंग के लिए मृत्यु दंड अधिकतम सजा होगी। एक्चुअली मॉब लिंचिंग के जो है वो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा घटनाएं ऐसी हो रही हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये प्रोविजन किया है कि मॉब लिंचिंग में मृत्यु दंड तक की सजा इसमें दी जा सकती है अपराधियों के लिए। और भी जो इसके स्पेशल जो प्रोविजंस हैं वो हमने लिखे हुए हैं, जैसे शादी के झूठे वादे पर महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने पर 10 साल की कैद है। ठीक है, पहली बार आतंकवाद और अलगाववाद और सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह जैसे अपराधों को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। पहले इन शब्दों की जो है परिभाषा आपके कोर्ट्स में नहीं थी। ठीक, इसके अलावा 7 साल या इससे अधिक की सजा का प्रावधान करने वाले अपराधों में घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम का दौरा अनिवार्य किया गया है। ठीक है, फॉरेंसिक टीम को अपनी रिपोर्ट बनाकर
देनी होगी। उसके अलावा यौन हिंसा के मामले हैं तो उसमें पीड़िता का बयान जो है अनिवार्य कर दिया है। इस तरह के जो स्पेशल प्रोविजंस किए हैं वो हमने सारे लिख दिए हैं। ये आगे भी लिखे हुए हैं कि पुलिस को 90 दिन में जो है वो 90 दिन में शिकायत की स्थिति और उसके बाद 15 दिन में शिकायतकर्ता को जानकारी देनी है। 120 दिन के भीतर कुछ और तय करना है। इस तरह के जो है आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिन का टाइम दिया है। अगर कोर्ट को लगता है तो वो और 90 दिन की जो है सीमा बढ़ा सकता है। इस तरह के जो है वो प्रावधान इसमें किए गए हैं, उनको हमने लिख दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त और 14 अगस्त। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी मैंने पिछले वाले वीडियो में हाथियों की सेंसस पे बेस्ड भी आपको एक क्वेश्चन बताया हुआ था, जहां पर निकल के आया था कि भारत में कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी की सुरक्षा। ठीक है, बाकी ये जो इस दिन का उद्देश्य है ये है हाथियों की सुरक्षा और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। हाथी क्या है? दुनिया के सबसे बड़े जमीनी जानवर है, मतलब स्थल पर रहने वाले सबसे बड़े जानवर हैं। वैसे जो है वो ब्लू व्हेल या नीली व्हेल होती हैं, वो सबसे बड़ी होती हैं। भारत सभी एशियाई हाथियों के में से लगभग 60% का घर है। जो एशिया में जितने भी एलिफेंट्स हैं उसमें से 60% जो है वो भारत में पाए जाते हैं। बाकी IUCN की रेड लिस्ट में अफ्रीकी हाथियों को असुरक्षित और एशियाई हाथियों को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया हुआ है। जो एशियन एलिफेंट है उसको लुप्तप्राय और जो अफ्रीकी एलिफेंट है उसको असुरक्षित जो है घोषित किया है IUCN की रेड लिस्ट में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारतीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है? ऑप्शन है आपके पास GPS, नाविक, ग्लोनेस और गैलीलियो। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। जो भारत की नेविगेशन प्रणाली है इसको नाविक बोला जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग जानते हैं GPS जो है वो US की है, ग्लोनेस जो है वो रशिया की है और गैलीलियो जो है यूरोपियन यूनियन, ये यूरोपियन यूनियन में देश शामिल हैं उन सभी देशों की संयुक्त रूप से ये नेविगेशन प्रणाली है। भारत नेविक नाम से अपनी प्रणाली जो है डेवलप कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी पहले से ही प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं के लिए चेतावनी प्रसार प्रणाली के रूप में नाविक का उपयोग कर रही है। नाविक जो है यह GPS के समान एक भारतीय क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशनल प्रणाली है, रीजनल है। ठीक है, ये इंडिया स्पेसिफिक है। बाकी इसके अलावा जो GPS है वो पूरे मतलब पूरे विश्व में ये कवरेज देता है, जबकि जो भारतीय नाविक है ये क्षेत्रीय है, ये इंडिया के लिए विशेष है और यह क्या है, अधिक सटीक है और अधिक वास्तविक समय में नेविगेशन प्रदान करता है। इसके उपयोगकर्ता को 20 मीटर से अधिक की स्थिति सटीकता प्रदान करता है। तो नाविक जो है अधिक सटीक है। ठीक, भले ये क्षेत्रीय आधार पर है बट ये अधिक सटीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड, जो आप लोग आजकल ATMs के माध्यम से पैसा निकालते हैं, आपके जो खाते में होता है धन, तो डेबिट कार्ड्स के थ्रू निकालते हैं। तो डेबिट कार्ड जो है पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है SBI, HDFC, ICICI और एयरटेल पेमेंट बैंक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये एयरटेल पेमेंट बैंक जो है इन्होंने पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किए हुए हैं। ठीक है, ये डेबिट कार्ड जो है ये क्या हो जाने वाले हैं, पुनर्चक्रित पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, जिसको PVC बोलते हैं। ये रिसाइक्लेबल RPVC से बना हुआ है। ठीक है, निर्मित 50,000 कार्डों में प्रत्येक बैच से 350 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन की बचत होगी। ठीक है, मतलब 50,000 कार्ड ये रिसाइक्लेबल जो लॉन्च होंगे तो उसके बेस पे करीब 350 किलोग्राम कार्बन जो है उत्सर्जन की बचत होगी। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये उच्च शक्ति वाला थर्मोप्लास्टिक पदार्थ है। यह दुनिया में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले पॉलीमर्स में से एक है। उत्पादित RPVC कार्ड के प्रत्येक बैच से करीब 6.6 मिलियन लीटर पानी की भी बचत होगी। तो ये अच्छा एक इनिशिएटिव है एयरटेल पेमेंट्स बैंक द्वारा पर्यावरण की रक्षा हेतु। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। ऑप्शन है जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और चीन। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। ये भारतीय हॉकी टीम ने मलेशिया की टीम को हराकर एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है। ठीक है, चेन्नई के मेयर जो है राधाकृष्णन स्टेडियम में ये चैंपियनशिप ट्रॉफी हुई है। ठीक है, इसमें फाइनल है भारत ने मलेशिया को 4-3 से हराया है। ठीक है, भारत की ओर से जुगराज सिंह, हरमनप्रीत सिंह, गुरजंत सिंह और आकाश सिंह ने गोल किए हुए हैं। ठीक है, ये मिनट लिखे हैं, 9वें मिनट पे इन्होंने गोल किया है, 45वें मिनट पे इन्होंने गोल किया है, 45वें मिनट पे इन्होंने गोल किया है और 56वें मिनट पर इन्होंने गोल किया। ये 4 गोल जो है वो भारत की तरफ से
किए गए हैं। हॉकी इंडिया ने भारतीय पुरुष टीम के प्रत्येक सदस्य को करीब 3 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। बाकी कार्थी सेल्वम को यंग प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला, जबकि हीरो प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार हार्दिक सिंह को मिला है। बाकी आप एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे तो ये कहाँ हुआ है, चेन्नई में हुआ है, कब हुआ है, डेट आपकी है, और उसके बाद से किसको हराकर जीता है, ये मलेशिया को हराकर जीता है। ठीक है, और चूंकि इन लोगों ने जो है गोल किए हैं तो हो सकता है इनके नाम पूछ लिए जाए। ठीक, तो ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023 में अप्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में भेजा गया धन कितने बिलियन डॉलर हो गया है। ठीक है, ऑप्शन है इसके पास आपके पास 107.5, 110.5, 112.5 और 115.5। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये 112.5 बिलियन जो है वो धन भारतीय अप्रवासी हैं उनके द्वारा जो है वो भारत में भेजा गया है। रेमिटेंस जिसको बोलते हैं, तो इतने रुपए का रेमिटेंस जो है वो भारत में आया हुआ है। भारत में प्रेषण जो है वित्त वर्ष 2022 में जो था वो 89.1 बिलियन डॉलर था, और इससे 26% बढ़कर 2023 में 112.5 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत में एफडीआई का प्रवाह जो है धीमा हो गया है। ठीक है, एफडीआई के चेंज हुए हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका से कुल प्रेषण 23.4 था। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 18% जो है वो संयुक्त अरब अमीरात से, ब्रिटेन से 6.8, सिंगापुर से 5.7 और सऊदी अरब से 5.1% का स्थान है। तो भारत में सबसे ज्यादा रेमिटेंस जो आया हुआ है वो यूएस से आया है, टोटल का 23.4%। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत में जो रेमिटेंस आता है वो सबसे ज्यादा किस देश से आता है। तो सबसे ज्यादा रेमिटेंस जो आ रहा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से, अकेले संयुक्त राज्य से जो है वो करीब चौथाई जो है आ रहा है, और दूसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है, हाल में जारी 17 राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य पर एक रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया। एक रिपोर्ट आई है जो स्टेट्स की जो है फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में चर्चा कर रही है। तो बताना है पहले स्थान पर, मतलब सबसे स्वस्थ राज्य जो है आर्थिक स्थिति पर, जो वित्तीय स्थिति पर कौन सा राज्य है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और गुजरात। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, महाराष्ट्र ने जो है इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये रिपोर्ट जो है वो बनाई गई है, ये डायचे बैंक इंडिया जो है इसके जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक दास द्वारा 17 राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य पर रिपोर्ट जारी की गई है। महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, इसके बाद छत्तीसगढ़ जो है वो समग्र वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर कार्ड में दूसरे सबसे अच्छे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ के बाद जो है वो तेलंगाना तीसरे स्थान पर है, और जो निचले 3 स्थान पर है, मतलब जो सबसे निचले स्थान पर है वो बंगाल है, जो निचले से दूसरे स्थान पर पंजाब, निचले से तीसरे स्थान पर केरल, या नीचे के 3 बंगाल, पंजाब और केरल, और ऊपर से महाराष्ट्र और उसके बाद छत्तीसगढ़। ठीक है, बाकी इन्होंने जो मापदंड इसके अपनाए हैं जिसके बेसिस पे ये रिपोर्ट बनाई है, तो पहला है वित्तीय घाटा, ठीक है, जो इनका फाइनेंशियल डेफिसिट है वो। दूसरा है स्वयं का कर राजस्व, ठीक है, स्टेट का अपना टैक्स रेवेन्यू। राज्य स्तर पर सभी उनके व्यक्तिगत सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य का जो ऋण स्तर है, ठीक है, उनके ऋण का जो है उनके स्टेट के जीडीपी के का परसेंट, जिसको एसडीजीपी बोलते हैं, ठीक है, और राज्य राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान। ठीक, तो इन 4 के बेसिस पे जो है रिपोर्ट बनाई गई है, जिसमें महाराष्ट्र सबसे पहले स्थान पर, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर, और बंगाल, पंजाब, केरल जो है निचले तीसरे स्थान पर। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश भी हैं, ये भी निचले स्थान पर हैं, और ये कुल मिला के ऐसे 5 राज्य बन जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यवेक्षी कार्यों के लिए एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में किसका चयन किया है। ठीक है, एआई टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए क्या है, जो पर्यवेक्षणी कार्यों के लिए, ठीक है, सुपरवाइजरी एक्टिविटीज के लिए। ठीक, ऑप्शन है आपके पास मैकेंजे और टीसीएस, इन्फोसिस और एसेंचर, मैकेंजे और एसेंचर, और इन्फोसिस और टीसीएस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये जो आरबीआई ने मैकेंजे और एसेंचर का जो है चयन किया है अपनी सुपरवाइजरी एक्टिविटीज के लिए, सुपरवाइजरी एक्टिविटीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज के लिए। ठीक है, इसमें पर्यवेक्षी कार्यों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करके सिस्टम विकसित करने के लिए आरबीआई ने वैश्विक परामर्श फर्म मैकेंजे जो है और इंडिया की फर्म जो है वो एसेंचर, ठीक, इसको जो है चयन किया हुआ है। आरबीआई का पर्यवेक्षी क्षेत्रीय अधिकार जो है वो शहरी सहकारी बैंक, ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव है, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, भुगतान बैंक जो पेमेंट बैंक, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्रों के बैंक, क्रेडिट सूचना कंपनियां और चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों तक फैला हुआ है। बाकी आरबीआई वित्तीय सुदृढ़ता, ठीक है, सॉल्वेंसी,
परिसंपत्ति गुणवत्ता, शासन फ्रेमवर्क, लिक्विडिटी और परिचालन व्यवहार्यता का आकलन जो है वो आरबीआई करता है। और इसी सबके आकलन के लिए, इसी सबके पर्यवेक्षण के लिए आरबीआई ने ये क्या किया है, एआई का यूज करने के लिए मैकेंजी और एसेंचर के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में विकास सिन्हा जी का 78 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया है। आपको बताना है ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। ये इतिहासकार हैं, संगीतज्ञ हैं, परमाणु भौतिक विज्ञानी हैं और लेखक हैं। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन आपका सी है। जो विकास सिन्हा जी हैं ये परमाणु भौतिक विज्ञानी हैं जिनका अभी निधन हो गया है। जो चर्चित व्यक्तियों का निधन होता है उनसे संबंधित क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। ये जो वैज्ञानिक हैं, ठीक है, वैज्ञानिक जो हैं आपके विकास सिन्हा जी, ये साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर के जो हैं पूर्व निदेशक या डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने परमाणु भौतिकी, उच्च ऊर्जा भौतिकी, क्वार्क, ग्लूऑन, प्लाज्मा और प्रारंभिक ब्रह्मांड विज्ञान में विशेषज्ञता हासिल की है। इनको वर्ष 2001 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और 2002 में इन्हें भौतिकी में उत्कृष्टता के लिए आर.डी. बिरला पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में हमारा इतना ही है। आज करंट अफेयर्स में इतना ही है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और ये फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है, वहां से आपको ये सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे। बाकी आज इतना ही, नए क्वेश्चंस के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।